जय जिनेंद्र। आज हम एनसीईआरटी 12th डीपीआई द्वारा जारी की गई नई प्रश्न बैंक समष्टि अर्थशास्त्र अध्याय 6 का संपूर्ण हल देखेंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप और एनालिटिकल सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। भुगतान संतुलन रहता है। भुगतान संतुलन सदैव संतुलित रहता है। इस भुगतान संतुलन में दो पक्ष होते हैं और दोनों पक्ष हमेशा कैसे होते हैं? संतुलित होते हैं। अवमूल्यन संभव है। अवमूल्यन लोचपूर्ण दर में, लोचपूर्ण दर में हम मुद्रा का अवमूल्यन यानी मूल्य को घटा भी सकते हैं, अधिमूल्यन यानी मूल्य को बढ़ा भी सकते हैं। अदृश्य मदों में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? तो बैंकिंग, जहाजरानी, सूचना, ये सब सेवाओं में आती हैं और सेवाएं अदृश्य मदों में आती हैं, यानी आंसर होगा सभी। व्यापार संतुलन में कौन सी मदें आती हैं? दृश्य मदें। वस्तुओं का आयात निर्यात को हम देख सकते हैं तो वह व्यापार संतुलन की मद है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पूंजी खाते का अंग होता है। निजी ऋण का भुगतान पूंजी खाते की देनदारी में इसकी प्रविष्टि की जाती है। भुगतान संतुलन, यहाँ पर क्या आएगा? संतुलन की संरचना में दोनों चालू, यहाँ आएगा चालू और यहाँ आएगा पूंजी। भुगतान संतुलन की संरचना में दोनों चालू और पूंजी खाते शामिल होते हैं। विदेशी विनिमय की मांग उन लोगों द्वारा की जाती है जो वस्तुओं का आयात करते हैं। एक देश में आप यदि वस्तु विदेश से मंगाएंगे तो विदेशी विनिमय यानी विदेशी मुद्रा की मांग करेंगे। एक देश में कीमतों में अत्यधिक वृद्धि होने पर उसके निर्यात कम हो जाते हैं। कीमत बहुत बढ़ जाएगी तो विदेशी हमारी वस्तुएं नहीं खरीदेंगे तो निर्यात कम हो जाएंगे। आयातों की तुलना में निर्यात बढ़ने पर विदेशी विनिमय दर पक्ष में हो जाती है। निर्यात यदि बढ़े तो हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा विदेशियों का, विदेशी विनिमय दर हमारे पक्ष में हो जाएगी। सत्यासत्य, बैंक दर बढ़ने पर विदेशी विनिमय दर पक्ष में हो जाती है। बैंक दर यदि हमारे यहाँ ब्याज दरें बढ़ जाएं तो क्या होगा? विदेशी हमारे देश के बैंकों में पैसा जमा करने लगेंगे तो हमारे विनिमय दर हमारे पक्ष में हो जाएगी। जब विदेशों का पैसा हमारे देश में आता है तो विनिमय दर हमारे पक्ष में हो जाती है। पूंजी का निर्यात करने वालों द्वारा विदेशी विनिमय की पूर्ति की जाती है। जब कोई पूंजी का निर्यात करने वालों द्वारा विदेशी विनिमय की पूर्ति की जाती है, यह गलत है। जैसे मान लीजिए कि हमारे देश का व्यक्ति किसी दूसरे देश में फैक्ट्री खोलना चाहता है तो वो हमारे देश की पूंजी दूसरे देश में लगाएगा तो दूसरे देश की मुद्रा में ही लगाएगा, यानी विदेशी मुद्रा की वो क्या करेगा? मांग, जबकि इसमें पूर्ति लिखा है इसलिए यह गलत है। यदि देशवासी विदेश में स्टॉक क्रय करना चाहते हैं तो विदेशी विनिमय की दर विपक्ष में हो जाएगी। हमारे देश का व्यक्ति विदेशी शेयर खरीदना चाहता है तो वो क्या करेगा? विदेशी विनिमय की मांग करेगा। और जब हमारे देश में विदेशी विनिमय की मांग ज़्यादा होती है और विदेशी विनिमय दर हमारे विपक्ष में हो जाती है। वस्तुओं का निर्यात चालू खाते की देनदारी है, यह गलत है। यह जो है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देनदारी नहीं है बल्कि लेनदारी। हम निर्यात करेंगे तो हमें पैसा मिलेगा, ना कि देना पड़ेगा। व्यापार संतुलन में सेवाएं का भुगतान शामिल है, गलत है क्योंकि सेवाओं का नहीं वस्तुओं का भुगतान शामिल है। भुगतान संतुलन सदैव संतुलित रहता है, यह सही है। सही जोड़ी। भुगतान संतुलन, भुगतान संतुलन जो है वो अदृश्य मदें, दृश्य और अदृश्य दोनों मदें होती हैं। व्यापार संतुलन, व्यापार संतुलन में केवल दृश्य मदें आती हैं। चालू खाते की मद, चालू खाते की मद है बीमा। पूंजी खाते की मद, पूंजी खाते की मद है विनियोग। लोचशील विनिमय दर, लोचशील विनिमय दर है बाजार और मांग और पूर्ति के द्वारा लोचशील विनिमय दर को निर्धारित किया जाता है। स्थिर विनिमय दर सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती है। एक शब्द में उत्तर।
आयात निर्यात की केवल दृश्य मदें किसमें शामिल होती हैं? व्यापार संतुलन में केवल दृश्य मदें आती हैं, यानी वस्तुओं का आयात और निर्यात। जब एक भारतीय अमेरिका में शिक्षा पर व्यय करता है तो यह मद किस खाते की मद है? चालू खाते की मद। भारतीय रुपये के अवमूल्यन से भारतीय के आयात कैसे होंगे? आयात में कमी हो जाएगी क्योंकि भारतीय रुपये का अवमूल्यन हो गया है। अब हमें आयातित वस्तु महंगी मिलेगी तो अब हम कम आयात करेंगे। भुगतान संतुलन में विदेशी विनिमय की मांग क्यों की जाती है? वस्तुओं और सेवाओं के आयात के भुगतान के लिए हम विदेशी विनिमय यानी विदेशी मुद्रा की मांग क्यों करते हैं? क्योंकि हमें आयात का भुगतान करना है। बैंक दर बढ़ने पर विदेशी विनिमय दर देश के पक्ष या विपक्ष में हो जाती है? पक्ष में हो जाती है। बैंक दर बढ़ जाती है तो विदेशी हमारे देश की बैंक में पैसा जमा करने लगते हैं और विदेशी विनिमय दर हमारे पक्ष में आ जाती है। बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित विनिमय दर को लोचशील या लोचदार विनिमय दर कहते हैं। विनिमय दर किसे कहते हैं? विनिमय दर वह दर है जिस पर एक राष्ट्र की मुद्रा दूसरे राष्ट्र की मुद्रा से आदान प्रदान होता है। जैसे मान लेते हैं कि भारत को भारत को 74 रुपये देना होंगे $1 के बदले, तो विनिमय दर क्या हो जाएगी? 74:1 हो जाएगी या 1:74। यानी एक देश की मुद्रा के बदले हमें दूसरे देश की कितनी मुद्रा देनी है, वह क्या कहलाएगी? विनिमय दर। भुगतान संतुलन से क्या आशय है? भुगतान संतुलन एक वर्ष में एक राष्ट्र के निवासी तथा शेष विश्व के निवासी के मध्य समस्त आर्थिक लेन देन का संक्षिप्त विवरण है। इसमें क्या आएगा? एक वर्ष में एक राष्ट्र के निवासी तथा दूसरे शेष विश्व के निवासियों के मध्य समस्त आर्थिक लेन देन का विवरण है। इसमें दृश्य मदें यानी वस्तुओं का आयात निर्यात और अदृश्य मदें शामिल होती हैं। भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन में दो अंतर बताइए। मद भुगतान संतुलन में दृश्य और अदृश्य दोनों मदें आती हैं, यानी वस्तुओं का आयात निर्यात और सेवाओं का आयात निर्यात दोनों आता है। जैसे बैंकिंग, बीमा, ये क्या है? सेवा है। जबकि व्यापार संतुलन में क्या आता है? केवल वस्तुओं का आयात निर्यात शामिल होता है, यानी दृश्य मदें। तो भुगतान संतुलन में दृश्य और अदृश्य दोनों मदें आती हैं और व्यापार संतुलन में केवल दृश्य मदें आती हैं। महत्व भुगतान संतुलन का महत्व अधिक है और व्यापार संतुलन का महत्व कम है। चालू खाते की मदें चालू खाते की मदें वस्तुओं का आयात निर्यात, परिवहन, बीमा, बैंकिंग और विदेश यात्रा। भुगतान संतुलन पूंजी खाते की कोई मद पूंजी खाते में बैंकिंग पूंजी का प्रभाव, यानी जो बैंक होती हैं हमारे देश की बैंक और दूसरे देश की जो बैंकें होती हैं वे एक दूसरे से पूंजीगत लेन देन करती हैं। पूंजी खाते की मदें हैं निजी ऋण, कोई निजी व्यक्ति ऋण लेता है। विदेशी निवेश, कोई विदेशी व्यक्ति हमारे देश में आकर हमारे देश की कंपनी में पूंजी निवेश करता है। सरकार द्वारा पूंजी लेन देन, सरकार जो है विदेशी ऋण देती है या लेती है, तो ये सारी मदें पूंजी खाते में शामिल होंगी। भुगतान संतुलन का महत्व पहला है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति का ज्ञान। भुगतान संतुलन से हमें यह ज्ञान होता है कि हमें दूसरे देशों से पैसा लेना है या दूसरे देशों को पैसा देना है। उस हिसाब से देश की यदि लेना ज़्यादा है तो आर्थिक स्थिति सुदृढ़ मानी जाती है। मौद्रिक नीति की सफलता मौद्रिक नीति के तहत हम यह नीति निर्धारित करते हैं कि हम इस प्रकार से विनिमय दर निर्धारित करें कि हमें दूसरे देशों से ऋण लेने की आवश्यकता ना पड़े। यदि ऋण लेने की आवश्यकता नहीं है तो मौद्रिक नीति सफल है। अवमूल्यन के प्रभाव का ज्ञान भुगतान संतुलन से हमें यह पता चलता है कि अवमूल्यन के परिणाम स्वरूप निर्यात में कितनी वृद्धि हुई और आयात में कितनी कमी आई। विदेशी व्यापार के राष्ट्रीय आय पर पड़ने वाले प्रभाव का ज्ञान
भुगतान संतुलन से ये पता चलता है कि विदेशी व्यापार से राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई अथवा कमी हुई। स्थिर विनिमय दर के पक्ष में तर्क। स्थिर विनिमय दर क्या होती है? सरकार निर्धारित कर देती है कि $1 के बदले में 70 रुपये मिलेंगे, तो ये क्या है? स्थिर विनिमय दर, इसमें परिवर्तन नहीं होता। अब इसके पक्ष में तर्क क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को में प्रोत्साहन, क्योंकि स्थिर विनिमय दर स्थिर रहती है तो आयातक और निर्यातक को यह पता होता है कि उन्हें कितना भुगतान करना है और कितना उन्हें प्राप्त होना है, तो उन्हें एक निश्चितता होती है। विनिमय व्यवस्था, चूँकि विनिमय दर स्थिर है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, तो सट्टेबाज जो हैं उनकी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन नहीं मिलता। सट्टेबाजों की क्रियाएं तभी होती हैं जब विनिमय दर में परिवर्तन होता है, तो सट्टेबाज कम विनिमय दर पर खरीद लेते हैं और अधिक विनिमय दर पर बेच देते हैं। चूँकि यहाँ विनिमय दर स्थिर है, इसलिए सट्टेबाजी गतिविधियाँ नहीं होती। लोचशील विनिमय दर के विपक्ष में तर्क। लोचशील विनिमय दर का अर्थ है कि मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा ये जो विनिमय दर है वो परिवर्तित हो सकती है। कभी 50 भी हो सकती है, कभी 100 भी हो सकती है, कभी 70 भी हो सकती है। इसका विपक्ष में पहला तर्क है बाह्य मूल्य में अस्थिरता, यानी देश के बाहर हमारी मुद्रा का मूल्य क्या है ये अस्थिर होता है, कोई निश्चितता नहीं होती, क्योंकि ये प्रतिदिन क्या होता है? बदलता रहता है। सट्टेबाजी को बढ़ावा मिलना। सट्टेबाजी क्या करते हैं? कम मूल्य पर हमारी मुद्रा को खरीद लेते हैं और अधिक मूल्य पर बेचते हैं। लोचपूर्ण विनिमय दर के पक्ष में तर्क। लोचपूर्ण विनिमय दर क्या होती है? जैसे पर विनिमय दर रुपए और डॉलर के बीच में 1:70 है, तो यदि रुपए की मांग बढ़ जाती है और घट जाती है तो यह दर परिवर्तित हो सकती है, यानी $1 के बदले हमें 1 के बदले विनिमय दर हम मान लेते हैं कि डॉलर और रुपए की विनिमय दर क्या है? 1:70। वो मांग और पूर्ति में यदि परिवर्तन होता है तो $1 के बदले हमें 100 रुपये भी दे सकते हैं और 50 रुपये भी, यानी विनिमय दर घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। इसके पक्ष में तर्क। आर्थिक प्रगति में सहायक। अब आर्थिक प्रगति के लिए हम क्या कर सकते हैं? लोचपूर्ण विनिमय दर में परिवर्तन कर सकते हैं, और विनिमय दर में हम इस प्रकार से परिवर्तन करते हैं जिससे कि हमारी निर्यात में वृद्धि हो और आयात प्रतिस्थापन हो, यानी हम जिन वस्तुओं का आयात कर रहे हैं वे वस्तुएं हम अपने देश में ही बनाने लगें। संकट काल में उपयोगी, जैसे युद्ध आदि संकट काल हो तो हमें आयात की आवश्यकता अधिक होती है, तो हम विदेशी विनिमय दर में इस प्रकार से परिवर्तन करते हैं जिससे कि हमारे आयात सस्ते हो जाएं।